यस कम इन, प्लीज कम इन। वो कोड दे दीजिए मुझे। आप अपने स्थान पर बैठ। आपने कोड देख लिया है? क्या है कोड आपका? 1991। इस कोड की सहायता से आप अपना परिचय दीजिएगा, जिसमें आपका नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। नाम आपका जो है उसकी जगह पे आप इस कोड को यूज करेंगे, ठीक है। और आपके गृह जनपद का नाम नहीं आना चाहिए, आपकी जाति नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आप अपना परिचय दीजिए इस कोड की सहायता से। हाँ सर, मेरा नाम 1991 सर, मैं उत्तर प्रदेश जो राज्य का निवासी हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक डिग्री कॉलेज राम दुलारी बच्चूलाल जायसवाल से किया है। और सर मैंने एक और अन्य डिग्री कॉलेज इंदिरा आवास मेमोरियल डिग्री कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भूगोल विषय में किया है। तो आपने भूगोल विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। भूगोल क्या है इस रूम में, इस कक्ष में भूगोल क्या है? सर पहले तो भूगोल जो ये कक्ष ये स्थान का नाम है सर, ये भी एक भूगोल है। और सर जो इसका अक्षांश और देशांतर इसकी स्थिति है ये भी भूगोल है सर। उसके अलावा आपने अवस्थितिकी बता दी, कक्ष बता दिया, उसके अलावा सर मैं देख पा रहा हूँ कुछ पर्यावरण से संबंधित चीजें भी हैं, तो सर वो भी भूगोल के अंतर्गत आती हैं। स्थलाकृतियाँ यहाँ है, कुछ आकृति, भूस्थलाकृति कुछ है? सर आपके लोगों में ही सर मैं भूगोल को देख पा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप यूपी सरकार के द्वारा लागू किया गया है, ताकि जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा सके। तो आपका जो गृह जनपद है उसका कोई प्रोडक्ट इसमें शामिल है? सर मेरे जो जनपद हैं वहाँ का सर जो ओडीओपी प्रोडक्ट है वो जनजातीय शिल्प है सर। जनजातीय शिल्प है। जनजातीय शिल्प की विशेषता क्या होती है? सर जनजातीय शिल्प की विशेषता ये होती है कि वो मूलतः जनजातीय समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। और सर जो जंगलों से जो उत्पाद वो इकट्ठा करते हैं उनकी सहायता से बनाते हैं। इसमें सर सामान्यतः ये देखा जाता है कि किसी भी अन्य आर्टिफिशियल वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्रेजुएशन में आपके विषय क्या क्या थे? सर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, इसमें से आपका फेवरेट कौन है? सर फेवरेट तो सर मैं फिजिक्स को प्राथमिकता दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। फोर्स की यूनिट क्या है? बल की? बल की सर न्यूटन। डाइन किसकी है? सर बल की है ना? बल की है सर डाइन। हाँ, तो डाइन का सीजीएस में इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर सॉरी सर, सीजीएस में फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है ना? जी ठीक है। ये बताइए कि अर्थ का जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, जी। ये कैसे अर्थ जनरेट करती है? सर अर्थ जो है सर अपने जो है अक्ष पे घूम रही है, तो सर आई थिंक इसी वजह से। तो कोई भी चीज अगर घूमेगी अपने अक्ष पर तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी? नहीं सर, केवल घूमने से तो नहीं आएंगी। आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना? नहीं सर। मतलब ज्योग्राफी से आपने मास्टर्स किया है ना? जी सर। हाँ, तो उसमें कुछ अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जी इनर कोर आउटर कोर का, उसकी कुछ भूमिका है? जी सर। क्या भूमिका है? सर फिजिक्स और ज्योग्राफी दोनों को मर्ज करके बताइए। जी सर, इनर कोर की भूमिका ये है कि सर उसमें जो है निकिल और लोहे की उपस्थिति होती है, तो सर आई थिंक उसका कुछ रोल है और अभिकेंद्रीय बल लगता है सर, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, उसका क्या फायदा और क्या नुकसान है? सर सर फायदा तो यही है कि वो अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण या ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज के कारण? हाँ जी सॉरी सर। अच्छा,
पृथ्वी पर जी का मान, ग्रेविटेशन का मान सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सर जी का सबसे ज़्यादा मान सर ध्रुवों पे होता है। इक्वेटर पर क्यों नहीं होता? सर इक्वेटर पे कोरियालिस बल का मान 0 होता है। हाँ सर, शायद इसी वजह से। कोरियलिस फोर्स 0 होता है? जी कोरियलिस फोर्स क्या है? सर, कोरियालिस फोर्स आई थिंक सर पृथ्वी की गति के कारण सर जो बल उत्पन्न होता है। अच्छा, पृथ्वी पर वायु दाब की कितनी पेटियां हैं? हाँ सर, मैं 5 सेकंड ले सकता हूँ। हाँ लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। हेडली है, फेरल है और पोलर है ना। पोलर है सर। इसमें फेरल सेल को हम लोग मैकेनिकल सेल कहते हैं, है ना, जी यांत्रिकी पेटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सर, क्योंकि ये पृथ्वी की घूर्णन गति से जो सर, ये ताप नियंत्रित पेटी नहीं है, इसीलिए सर इसको यांत्रिक पेटी कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति से इसकी उत्पत्ति होती है। अच्छा, कैसे वो पेटी पेटी बनती कैसे है? सर पोलर और हेडली सेल से जो है वायु राशियाँ आके यहाँ पे अभिसरित होती हैं। ठीक है। यूपी में कितने एक्सप्रेसवे अभी? अभी सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आई थिंक सर 7 एक्सप्रेस वे हैं सर। 7? एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। थैंक यू। अच्छा, यूपी का अभी बजट आया था, उसमें बेरोजगारी दर कितनी परसेंट कम होकर कितनी हुई है अभी? बेरोजगारी दर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4.2%। पहले कितनी थी 2017 में? 17 में मैम मैं गेस कर सकता हूँ, आई थिंक मैम 8 to 9%। 8 to 9%। ठीक है। यूपी बजट में युवाओं से संबंधित कौन सी योजनाएं हैं? पहली तो विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत मैम युवाओं को मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और दूसरी है मैम जो अभ्युदय योजना है, जिसके तहत युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है। एक फंड लॉन्च किया गया था बजट में, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, क्या था ये? मैम सर एक और मतलब वो योजना लाई गई थी, द मिलेनियम फार्मर्स स्कूल। जी मैम इसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाना था कि किस तरीके से वो आधुनिक कृषि कर सकते हैं। और कुछ तो मैम अच्छा ठीक है। यूपी में महिलाओं से संबंधित आप क्या समस्याएं देखते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो सुरक्षा को लेके है जी। और सर शिक्षा को लेके भी समस्याएं हैं महिलाओं की, और कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं महिलाओं के यूपी में। तो सुरक्षा को आप सबसे ऊपर रखते हैं कि सुरक्षा की समस्या महिलाओं की सबसे बड़ी है? अच्छा, अगर आपको अवसर मिलता है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैम वैसे तो वर्तमान सरकार सुरक्षा की समस्याओं का समाधान कर रही है, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं महिलाओं को ही उस तरीके से जागरूक करूंगा कि वो थोड़ा सा उनको सेल्फ डिफेंस को लेके जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए वो महिलाओं को देना चाहिए। तो सेल्फ डिफेंस देने से सेफ्टी हो जाएगी? मैम सेल्फ डिफेंस से वो अपनी सेफ्टी पहले तो कर सकती हैं, दूसरी चीज़ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी होगी सबसे पहला काम वो रहेगा। तो बसंत जी मुझे ये बताइए, अल नीनो किसको कहते हैं? अल नीनो क्या होता है? सर अल नीनो एक समुद्री जलधारा है, और सर ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है, और सर जिसके प्रभाव से सर जो है हमारे मौसम पे भी काफ़ी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। खास करके सर जो हिंद महासागर का मौसम रहता है, जो जिससे भारत में बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, सर ये उसको भी प्रभावित करता है। तो ये जलधारा है तो इसका धारा प्रवाह की दिशा क्या रहती है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर। ठीक। अपनी 3 कमजोरियां और 3 अच्छी बातें या स्ट्रेंथ अपनी जो है आपकी, वो बताइए। सर मेरी पहली स्ट्रेंथ तो ये है कि सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और दूसरी है सर कि मैं जो है सहिष्णुता पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और तीसरी है सर कि मैं ईमानदार हूँ, और चौथी है सर कि मैं मेरे अंदर सर धैर्य और जो है लीडरशिप है।
और कमजोरियां? सर पहली कमी मैं अपनी देखता हूँ कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ। तो सर मैं थोड़ा सा देर से उठता हूँ और रात में सर मैं ज़्यादा देर में ही सोता हूँ। और दूसरी सर मैं ये मानता हूँ कि मैं जंक फूड थोड़ा सा ज़्यादा खा लेता हूँ, उसका इफेक्ट कभी कभी मेरी हेल्थ पे भी देखने को पड़ जाता है सर। ओके। अच्छा, अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में नदी के पानी को लेकर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा किस तरीके से किया जाएगा? सर मुझे लगता है दोनों राज्यों को बैठ के किसी तीसरे पक्ष के संवैधानिक प्रावधान बताइए कोई अगर है तो। आई थिंक आर्टिकल 262 में इसका प्रावधान किया गया है। सर अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से भी हो सकता है और सर जो सेंटर है, केंद्र है, उसके सहयोग से भी किया जा सकता है। ठीक। कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं जरा ये बताइए। सर 4 प्रकार के। कौन कौन से? सर एक तो आपका रहता है आपातकाल ही जिसको बोला जाता है, और दूसरा है सर संवैधानिक तंत्र की विफलता, और तीसरा सर वित्तीय आपातकाल। ये तो आपने मिक्स कर दिया, एक जगह आपने मुझे बता दिया आपातकाल लगाए जाने का आधार क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो ये बताइए कि भारत का निर्वाचन आयोग, इसमें कुल कितने अध्यक्ष और कुल कितने सदस्य होते हैं सब मिला के? सर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। क्या पद में अध्यक्ष सर्वोच्च होता है, बाकी सदस्य उससे पद में कम होते हैं, या क्या होता है? नहीं सर, तीनों लोग ही बराबर होते हैं। तो इनको अध्यक्ष या सदस्य कहना ही गलत होगा फिर? सर कहना तो गलत नहीं होना चाहिए सर, कि एक कोई अध्यक्ष रहना ही चाहिए। उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है और बाकियों को निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। ठीक। तो मतदान या देश में निर्वाचन कराना इनकी जिम्मेदारी है। तो देश के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार भी है। तो ये बताइए, ये मतदान का अधिकार प्राप्त कहाँ से होता है आपको? क्या संविधान में कोई प्रावधान है जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार होगा? सर अनुच्छेद 326 में आई थिंक कहा गया है कि सर वयस्क मताधिकार का अधिकार है लोगों को। वयस्क किसे कहा जाएगा? सर जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको कहा जाएगा। तो क्या सदा से यही नियम था कि जो 18 वर्ष से अधिक आयु का होगा उसे ही वयस्क कहा जाएगा, या उसे ही मत देने का अधिकार होगा? नहीं सर, ये नियम हमेशा से नहीं था सर। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस उम्र को सर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। जी ये बताइए, यूपी का लोक नृत्य कथक है सर। और नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी भी सर उत्तर प्रदेश का ही है। कथक तो क्लासिकल नृत्य हो गया ना, मैंने लोक नृत्य पूछा। अच्छा, तो ये बताइए कि यूपी को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? सर 9। सर अभी तो 9 ही याद कर पा रहा हूँ। यूपी में देखा गया है कि इधर जस्टिस देने का सिस्टम जो है वो कोर्ट के बजाय एग्जीक्यूटिव पे ज़्यादा आ गया है, जिसको बुलडोजर जस्टिस भी कहा जाता है। आपको लगता है कि यह जो जस्टिस दिया जा रहा है, जिसको त्वरित न्याय कहते हैं, कहा जा रहा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि यह वैधानिक प्रक्रियाओं को फॉलो किए बिना सिर्फ लोकप्रियता प्राप्ति का एक सस्ता साधन बनता जा रहा है? सर वैसे मैं बुलडोजर जस्टिस के तो समर्थन में नहीं रहूँगा। सर मुझे लगता है कि कहीं कुछ हद तक सर ये न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, लेकिन सर कुछ हद तक जो जस्टिस देने का ये बुलडोजर जस्टिस का जो ये कॉन्सेप्ट है सर, इसको इस तरीके से जोड़ा गया है कि ये जस्टिस दे रहा है बुलडोजर की वजह, मतलब बुलडोजर के माध्यम से। सर ये बुलडोजर का प्रयोग कई जगह पे सर अवैध जो निर्माण है उनको हटाने के लिए भी किया जाता है, और सर मुझे लगता है जस्टिस के तौर पे इसको नहीं देखना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उपासना स्थल अधिनियम बहुत चर्चा में है, कुछ जानते हैं इसके विषय में? जी सर। क्या है यह? सर ये अधिनियम आई थिंक 1954 का है,
और इसमें सर ये प्रावधान किया गया है कि जो भी उपासना स्थल जहाँ पर है आज़ादी से पहले से या उसके बाद, उसके साथ सर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो वहीं पे रहेगा। जो उपासना स्थल है वो तो रहेगा ही, वहां पर उससे छेड़छाड़ किस प्रकार के छेड़छाड़ की बात? छेड़छाड़ सर जैसे कि पुराने विवादों को नहीं उठाया जाएगा, जैसे सर अभी हो रहा है कि किसी मंदिर के नीचे कोई मस्जिद है। उदाहरण उदाहरण दे सकते हैं कि अभी यह चर्चा में फिर से आया, ऐसा कौन सा विवाद यूपी में भी चल रहा है जिस पर यह चर्चा में फिर से आया? हाँ सर, बनारस की एक जो मस्जिद का विवाद चल रहा और है। और सर जो राम मंदिर है उस पर भी विवाद उठा था पिछली बार सर। और हाँ सर, मथुरा का भी कुछ विवाद है। मथुरा के विवाद पे ही अभी यह चर्चा में आया। राम मंदिर का विवाद तो सुलझ गया, वो तो कोर्ट ने, जुडिशियरी ने उसका निस्तारण कर दिया। ज्ञान वापी वाले में मामला न्यायालय में चल रहा है। अभी जो आया है वो ताज़ा मामला है मथुरा के ईदगाह विवाद का, उसमें यह आया है। और यह जो अधिनियम आया था यह 1992 में आया था, 54 में नहीं आया था, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें कही गई थी कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में विद्यमान है उसकी मान्यता उसी रूप में रहेगी। ये नहीं कि अगर कोई मस्जिद है, वहाँ पहले मंदिर था, तो अगर 15 अगस्त को मस्जिद है तो वो मस्जिद के रूप में ही रहेगी। इसी को लेकर के अभी केस चल रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि यह अधिनियम जो है इसको अब निरस्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक, थैंक यू।